हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा लेक्चर 12th है मेरे हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का। 12th लेक्चर है ये। और आज मैं मराठा का पार्ट थर्ड करूँगा और आज मराठा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में किंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक किंग एक तरीके से मेन रोल प्ले करते थे। अब क्या था, अब पेशवागिरी स्टार्ट हो जाती है, पेशवाशिप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड पेशवा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, एंड उसके उनके बाद जो पेशवा है उनका नाम था बाजीराव। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था रघुनाथ राव, एक का नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, जिनको नाना साहिब भी बोलते थे। ठीक है, बाजीराव के बाद जो पेशवा बने वो थे हमारे कौन से? बालाजी बाजीराव, जो नाना साहिब थे। नाना साहिब के फिर तीन बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। ठीक है, फिर नाना साहिब के बाद कौन बने पेशवा? माधव राव बने। माधव राव के बाद कौन बने? माधव राव के बाद नारायण राव बने। ठीक है, नारायण राव के बाद रघुनाथ राव बने। ठीक है, और फिर रघुनाथ राव के बेटे थे बाजीराव सेकंड। ठीक है, रघुनाथ राव के बाद नारायण राव के बेटे स्वामी माधव राव बने और माधव राव के बाद बाजीराव सेकंड बने। ठीक है, ये एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है इनका। और बाजीराव सेकंड के बाद पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड जो है वो ये लास्ट पेशवा थे हमारे मराठा एम्पायर के। चलिए अब हम इनके बारे में आज ये पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो, सबसे पहले जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। कौन लेके आए थे? मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में आपको बता दिया था कि इन्होंने किन की हेल्प की थी। ठीक है, बताइए, सोच के बताइए आप कि इन्होंने किन की हेल्प की थी। इन्होंने हेल्प की थी किन की? शाहू जी की। ठीक है, शाहू जी की हेल्प की थी ताराबाई से, ताराबाई के साथ लड़ने में। ठीक है, और उस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ खेड़ में। ठीक है, तो शाहू जी ने क्या किया था? बालाजी विश्वनाथ को अपना फर्स्ट पेशवा बना दिया था जब वो गद्दी पे आए थे, जब जब वो रूल मतलब किंग बने थे। ठीक है, तो वहां से पेशवाशिप की एक जो ट्रेंड होता है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब बालाजी विश्वनाथ क्या करते थे? पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ ये संभालते थे। और इनके जो ऊपर जो एक था, जो किंग थे शाहू जी, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ उनका बस एक किंग की तरह रोल था। बाकी उनका और कोई एज सच कोई रोल नहीं था। ठीक है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री पावर सब कुछ किसके पास थी? इन पेशवा के पास थी। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इनको एक टाइटल मिला था सेनाकर्ता। ठीक है, सेनाकर्ता का टाइटल मिला था। ये फर्स्ट पेशवा थे। इनको सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर भी बोलते हैं। एक्चुअली फर्स्ट फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर या फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर बोलते हैं शिवाजी को। ठीक है, अब क्या था कि शिवाजी के टाइम पे मराठा पावर जो है बहुत ऊपर तक, वो एक हाइट तक लेके गए थे। ठीक है, उसके बाद जो थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जो मराठा एम्पायर को फिर और ऊपर लेके गए थे, और लोगों से लड़के बहुत ज्यादा बहुत अच्छे स्किल्स थे इनके पास, मिलिट्री एज वेल एज डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे इनके पास। तो बेसिकली इनको सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हेल्प किया था शाहू जी को रिलीज करने में। ठीक है, और फरूख सैयर के कोर्ट पे सबसे पहले पेशवा यही थे जो मतलब मुगल कोर्ट पे गए। ठीक है, और जिन्होंने किसकी मांग रखी? चौथ और सुरदेशमुखी की मांग रखी, सरदेशमुखी की। ठीक है, बट लेकिन फरूख शेर ने तो उनको नहीं दिया था। उसके बाद जब रफी उद दौला दराजत रफी उद दराजत मुगल किंग बने थे, ठीक है, मुगल एम्पायर में आए थे, तब उन्होंने उनको ये दोनों चौथ और सरदेशमुखी दोनों के राइट्स दे दिए थे। ये दोनों रिवेन्यू राइट है। ये मैंने आपको, जब मैंने मुगल का लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। ठीक है, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल डोमिनियन बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्या था ना कि मुगल आफ्टर औरंगजेब मुगल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और मराठा पावर इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था, बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो एक तरीके से अब मुगल को दबा रहे थे। ठीक है, डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरीके से इनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल डोमिनियन। ठीक है, चले, अब इनके बेटे थे, उनका नाम था बाजीराव। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 1720 से लेके 1740 तक। तो 20 साल के लिए पेशवा बने थे।
ठीक है। अब इनको बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ मराठा कॉन्फिडेंसी। ठीक है। अब क्या था, मराठा एम्पायर जो था ना, एक्चुअली पहले क्या होता था, इनसे पहले तक मराठा किंगडम था। ठीक है, पूरा का पूरा किंगडम था। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, काफी बड़ा था, और उनको पहले तो छोट बहुत कम पार्ट कम कॉन्फिडेंसी में बांटा था। ठीक है। बट लेकिन बाजीराव जब आए, इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चीफ बिठाए वहां पे। ठीक है। और उनको और भी ज्यादा, क्योंकि एरिया मराठा का एरिया जो है बढ़ता जा रहा था। ठीक है, बढ़ता जा रहा था, तो अब वो लोग अकेले करके रूल तो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे, कॉन्फिडेंस ही बना लेते करते थे, अलग अलग छोटी छोटी। ठीक है। तो एक तरीके से वो उनका एम्पायर बन गया था। पहले एक तरीके से किंगडम हुआ करता था, अब किंगडम को उन्होंने क्या कर दिया, मराठा एम्पायर बना दिया। अब इनकी पॉलिसी क्या थी, इनका एक विजन था कि वो चाहते थे कि वो मराठा कॉन्फिडेंसी को बहुत आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बड़े एरिया तक बढ़ाएं। ठीक है। तो ये चाहते थे कि भाई कृष्णा रिवर तक, मतलब साउथ में कृष्णा रिवर तक हमारा होना चाहिए। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में भी जाके ये लोग अटैक करते थे। ठीक है। तो एक बेसिकली ये इनकी पॉलिसी हुआ करती थी कि अपना मराठा कॉन्फिडेंसी को एक्सटेंड करें। ठीक है। तो साउथ में कहाँ तक था, कृष्णा रिवर तक था, और नॉर्थ वेस्ट में भी ये लोग फैलते जा रहे थे अटैक कर करके। ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, हिंदू पद पातशाही। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या है, बेसिकली क्या होता था कि ये क्या करते थे, जितने भी हिंदू रूलर थे ना, उन सबको एक यूनाइटेड करके रखते थे अपने अपने रूलर में। ठीक है। तो मराठा रूलर में एक तरीके से ये लोग इनको एक यूनाइटेड में रखते थे, जितने भी हिंदू रूलर है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, हिंदू पद पातशाही। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद के एक निजाम थे। ठीक है, उन्होंने निजाम को हराया था। किसमें, बैटल ऑफ पालखड़ में। और ये पालखड़ कहाँ पर है, पालखड़ है नासिक के पास। ठीक है, वहां पे लड़ाई हुई थी। तो उसमें निजाम हार गए थे, निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे वो हार गए थे। अब क्या हुआ था, 1773 में इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया था, कहाँ पे, सतारा में। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, और उन्होंने दिल्ली में जाके अटैक भी किया था, दिल्ली को पाने के लिए। ठीक है। अब आपने मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी जो अभी आई है। ठीक है। तो अब आप सभी लोग जानते होंगे, इनकी मस्तानी एक सेकंड वाइफ थी। ठीक है, जो कि बेटी थी, डॉटर थी किसकी, बुंदेलखंड के एक राजा थे। ठीक है, उनका नाम था छतरसाल। ठीक है, उनकी बेटी थी ये। ठीक है, मस्तानी, और ये इनकी सेकंड वाइफ थी। ठीक है। अब मुगल में रंगीला जो थे, इनके टाइम पे मुगल किंग हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि रंगीला का टाइम मैंने आपको बताया था 1719 से लेके 1748 तक था। अब बाजीराव के दो बेटे थे, एक थे रघुनाथ राव, एक थे नाना साहिब। तो रघुनाथ राव उतने ज्यादा स्किल और उतने ज्यादा अच्छे टाइप के नहीं थे, पर लेकिन नाना साहिब, जिनको बालाजी बाजीराव भी बोलते हैं। ठीक है। वो एक बहुत ज्यादा होनहार, बहुत ज्यादा अच्छे, उनके अंदर स्किल्स थे, लड़ने के स्किल्स बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे थे। तो अब जो नेक्स्ट पेशवा बनाया ना, वो किसको बनाया, नाना साहिब को, जो कि बालाजी बाजीराव। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1740 से लेके 1761 तक। चलिए अब हम बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या था कि इनका जो टाइम पीरियड था 1740 से लेके 1761 तक, तो 1749 में, ठीक है, अब क्या होता है कि शाहू जी जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, मतलब बिना, एकदम चाइल्डलेस। ठीक है, उनका कोई बेटा नहीं होता और वो मर जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब किंग वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, अब सिर्फ और सिर्फ पेशवाशिप रहती है। ठीक है, किंग वाला सिस्टम, अब पहले क्या था, बस किंग का एक रोल होता था कि हाँ भाई वो किंग है, पेशवा से ऊपर एक किंग है। ठीक है। अब क्या होता है, किंग जो है मर जाते हैं। ठीक है, अब उनका कोई बेटा नहीं होता, तो अब कोई ऐसा कोई होता नहीं है कि जो उनकी गद्दी में बैठे, ठीक, किंग बने। तो अब क्या होता है ना कि अब पेशवाशिप ही सुप्रीम होती है, अब सब कुछ पेशवा ही होते हैं। ठीक है, पेशवा राजा होते हैं, वही सब कुछ होता है। ठीक है। तो 1749 में, ठीक है, अब क्या होता है, अब पेशवाशिप हेरिडिटरी हो जाती है। ठीक है, कि मतलब जैसे अगर मैं पेशवा हूं तो मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा पेशवा बनेगा। तो अब क्या होता है, तो पेशवाशिप जो होती है ना, वो एक हेरिडिटरी, एक तरीके से पोस्ट हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि अब एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पेशवा एंड मराठा किंग। ठीक है, क्योंकि अब शाहू जी एक थे बस इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो भी आ रहे थे वो कुछ खास नहीं थे। ठीक है। तो अब क्या था कि जो एक एग्रीमेंट होता है उसको संगोला एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगोला एग्रीमेंट।
ठीक है। अब इस संगोला एग्रीमेंट के कारण, क्योंकि अब पेशवाशिप के थे वही एक तरीके से सुप्रीम थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब इसके बाद शाहू जी के और भी जैसे और लोग थे, मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वो बनना चाहेंगे किंग, ठीक है। तो पेशवा नहीं चाहते थे कि अब कोई किंग बने, हम ही लोग मतलब सुप्रीम रहे, ठीक है। तो उन्होंने मराठा किंग जो भी अब नेक्स्ट किंग आने वाला था उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, संगोला एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में इन्होंने बोला कि भाई सारी तुम भले ही किंग का पोस्ट ले लो, ठीक है, बट लेकिन सारी पावर सब कुछ अब हमारे पास ही रहेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से संगोला एग्रीमेंट का मेन बात थी, ठीक है, कि सारी पावर जो है किसके पास रहेगी, बट टेकन बाय पेशवा। कौन लेगा? पेशवा लेगा, ठीक है, पेशवा के पास रहेगी। अब क्या था कि अब मराठा पॉलिसी क्या थी, वो एक्सटेंड करने का था। तो वो क्या करते थे, वो बेसिकली अटैक करते थे सारे रीजन पे, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया हो गया। वो क्या कर रहे थे, बस अपना अपना जितना भी था ना कि पूरा अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब उनके उसमें एक बंदा था जिनका नाम था राजा सूरजमल, ठीक है, ये जट थे, ठीक है, राजा सूरजमल जट ऑफ भरतपुर, ठीक है। उन्होंने एडवाइस किया नाना साहिब को, बालाजी बाजीराव को, ठीक है। अब पहले बालाजी बाजीराव क्या करते थे कि अपने साथ अगर किसी लड़ाई में जा रहे हैं ना, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी एंटरटेनर है और जितने भी पूजा करने वाले हैं, ठीक है, पिलग्रिमेंस है, उन सबको साथ में लेके जाते थे कि नहीं भाई तुम भी चलो, तुम भी लड़ाई करो, ठीक है। पर लेकिन राजा सूरजमल थे, ठीक है, उन्होंने बोला, उन्होंने एडवाइस दी नाना साहिब को कि भाई तुम इनको मत लेके जाया करो, ये लड़ तो पाते नहीं है, वहां जाके मरना ही होता है। तो मतलब तो फायदा नहीं है इनको ले जाने का, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं था। तो एक तरीके से यही था, ठीक है। तो सूरजमल थे जिन्होंने एडवाइस किया था नाना साहिब को, नाना साहिब मान गए थे। फिर बाद में वो एंटरटेनर और इन लोगों को नहीं लेके जाते थे अपने साथ लड़ाई में, ठीक है। अब क्या था कि नाना साहिब हैं जिन्होंने कई सारे पेट्स बनाए थे, कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। अब ये पेट्स क्या है, अ, ये एक तरीके से हम सिटीज को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पूना में क्या था, बहुत अलग अलग जगह पे छोटी छोटी सिटीज बना दी गई थी। तो नाना साहिब ने वहाँ पे कई सारी सिटीज बनाए थे। वहाँ का एक लोकल टर्म है पेट, ठीक है, पेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, अब बाजीराव नाना साहिब के तीन बेटे होते हैं, ठीक है। बालाजी बाजीराव के तीन बेटे होते हैं। एक बेटा होता है विश्वास राव, दूसरा होता है माधव राव, तीसरा होता है नारायण राव, ठीक है। अब जो विश्वास राव जो होते हैं ना, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मारे जाते हैं 1761 में, ठीक है। और एक तो ये मारे जाते हैं, और इनके साथ कौन मारा जाता है? नाना साहिब का कजन, जिनका नाम होता है सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव, ये दोनों मारे जाते हैं। तो अब विश्वास राव तो मर जाते हैं, अब ये तो पेशवा नहीं बन सकते हैं। तो इनके बाद जो सेकंड बेटा होता है ना, वो पेशवा बनते हैं, जिनका नाम होता है माधव राव, ठीक है। अब ये पेशवा बनते हैं 1761 से लेके 1772 तक, ठीक है। अब माधव पेशवा बनते हैं। अब ये एक एबल प्रिंस थे, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे अपने मराठा में, अपने किंगडम में, ठीक है, अपने पूरे मराठा एम्पायर में। बहुत बहुत ज्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म किए थे इन्होंने। निजाम को, जो हैदराबाद के निजाम है, उनको 3 बार हराया, ठीक है। और हैदर अली को भी हराया इन्होंने, ठीक है। निजाम को 3 बार हराया और हैदर अली को भी हराया इन्होंने, ठीक है। अब क्या था, इन्होंने, यही थे माधव राव जिन्होंने रोहिलखंड और दिल्ली को मराठा कंट्रोल के अंडर लेके आ गए थे, ठीक है। दिल्ली पे अटैक किया था, रोहिलाखंड पे अटैक किया, ठीक है, और इन दोनों को मराठा कंट्रोल के अंदर लेके आए थे माधव राव, ठीक है। अब क्या था कि अब जो रघुनाथ राव थे, जो कि इनके पापा के भाई थे, ठीक है, नाना साहिब के भाई थे, ठीक है। तो अब जो नाना साहिब के भाई थे, अब वो क्या करते थे, एक्चुअली बड़े थे इनसे। तो वो क्या करते थे, वो अपने अपनी मतलब वो बेसिकली अपनी बातें रखते थे वहां पे, बताते थे उनको, बताने की कोशिश करते थे। बट लेकिन माधव राव ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया कि भाई हमें आपके इन्फ्लुएंस, हम आपके अंडर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, हम खुद अपना खुद सब कुछ खुद करेंगे। तो रिफ्यूज टू बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रघुनाथ राव, ठीक है। और रघुनाथ राव कौन थे? ब्रदर ऑफ नाना साहिब, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब वो ऐसा बोलते हैं रघुनाथ राव को, उसके कुछ टाइम बाद ये टीबी से मर जाते हैं माधव राव, ठीक है। माधव राव टीबी से मर जाते हैं। अब टीबी से मरने के बाद क्या होता है कि अब इनका जो भाई होता है नारायण राव, वो सत्ता में आता है, ठीक है।
वो नेक्स्ट पेशवा बनता है। वो 1 ही साल तक रहता है, क्यों? अब क्या होता है, रघुनाथ राव की वो बेइज़्ज़ती कर देता है इनका भाई, ठीक है? मैंने माधव राव क्या करता है, रघुनाथ राव की बेइज़्ज़ती कर देता है। तो रघुनाथ राव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि नहीं, मैं भी तो बन सकता हूँ, मैं भी तो बड़ा हूँ पेशवा या कुछ भी ऐसा। तो वो क्या करता है, वो नारायण राव के खिलाफ जंग मतलब लड़ाई वॉर छेड़ देता है, ठीक है? और उसके साथ लड़ाई करता है, ठीक है? और रघुनाथ राव जो है वो मरवा देता है किसको, नारायण राव को, ठीक है? मर्डर करवा देता है बेसिकली, ठीक है? और क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो भी पेशवा पेशवा बने, ठीक है? पेशवाशिप में आए, ठीक है? तो अब नारायण राव जब मर जाता है 1773 पे, तो उसके बाद जो नया पेशवा बनता है वो थे रघुनाथ राव। तो ये भी कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, ठीक है? 1 साल तक रहते हैं, ठीक है? उसके बाद इतने ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। उसके बाद जो आते हैं पेशवा, उनका नाम होता है स्वामी माधव राव। अब ये जो स्वामी माधव राव है ना, ये किसके बेटे होते हैं? ये बेटे होते हैं नारायण राव के, ठीक है? नारायण राव के बेटे होते हैं। नारायण राव वही जिनको रघुनाथ राव ने मरवा दिया था, ठीक है? इनका दूसरा नाम होता है माधव राव सेकंड। माधव राव फर्स्ट कौन थे? माधव राव फर्स्ट थे इनके चाचा, मतलब इनके जो माधव राव थे ना, इनके पापा के भाई, ठीक है? इनके चाचा वो माधव राव बनते, और इनका दूसरा नाम क्या होता है? स्वामी माधव राव का दूसरा नाम होता है माधव राव सेकंड, ठीक है? अब क्या होता है कि निजाम, हैदराबाद के निजाम थे, वो दोबारा से लड़ाई करते हैं, ठीक है? 1795 में। किससे? स्वामी माधव राव से। उस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ खरडा, ठीक है? ये कहाँ पे है? अहमदनगर पे, महाराष्ट्र में, ठीक है? यहाँ पे लड़ाई होती है। अब क्या होता है कि स्वामी माधव राव को गाइडेंस कौन देता है? तो इनको जो गाइडेंस देते हैं उनका नाम होता है नाना फडनाविस, ठीक है? सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नाना फडनाविस होता है। और ये वही नाना है जो बोलते थे हमेशा, जब तक नाना तब तक पूना, जब तक नाना रहेगा तब तक पूना का कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता। तो ये इनके मतलब हमेशा ही ऐसा बोला करते थे, ठीक है? तो उनकी गाइडेंस में क्या होता है, क्या नाम था? नाना नाना फडनाविस, ठीक है? अब क्या होता है कि रघुनाथ राव जो होते हैं, ठीक है? अब जब रघुनाथ राव वो थे, क्या बोलते हैं, पेशवा थे, तब वो अपने टाइम पे क्या करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के पास जाते हैं 1773 में, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम वहाँ का गवर्नर जनरल था, ठीक है? उसके पास जाते हैं हेल्प के लिए, बट लेकिन उनके बीच में कुछ आनाकानी, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है? जो कि किस चीज का शेप लेता है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का शेप लेता है, ठीक है? क्यों? अब इनके बीच में कुछ हो जाता है, कुछ लड़ाई वड़ाई या जो भी कुछ हो जाता है इनके बीच में, ठीक है, आपस में। तो ये जो वॉर लेता है वो लीड करता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है? तो अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है 1776 से 1782 के बीच में। और किस किस के बीच में होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वामी माधवराव या फिर मराठा के बीच में होती है, ठीक है? अब ये एंड कैसे होती है? इसमें भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई होता है। ट्रीटी ऑफ, जब ये लड़ाई एंड होती है तो फिर ट्रीटी होती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जब भी होती थी तो ट्रीटी कर लेती थी हमेशा। तो उसका यही यही होता था कि हम ट्रीटी कर लेते हैं। तो वो इस वॉर का एंड का रिजल्ट क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है? अब ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या था? भाई ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या था? ट्रीटी ऑफ सालबाई में दो चीजें थी। एक तो था कि भाई 20 साल तक पीस, ठीक है? कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, ठीक है? ना ही कोई लड़ाई होगी, ना ही कोई दंगा होगा। और सेकंड क्या था कि भाई जो हैदर अली के साथ जो इन्होंने लड़ाई की थी मराठा ने, तो हैदर अली ने कुछ टेरिटरी, मतलब मराठा की टेरिटरी अपने अंडर कर ली थी, ठीक है? जो मराठा की टेरिटरी जो है अपने अंडर कर ली थी। तो क्या होता है, तो अब ये स्वामी माधव राव बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें अपनी टेरिटरी रिकवर करनी है, किससे? हैदर अली से। तो ब्रिटिश जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं, ठीक है भाई, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं हैदर अली से, तुम्हारी ये लेने के लिए, क्या बोलते हैं, टेरिटरी लेने के लिए, ठीक है? तो एक तरीके से ब्रिटिश को ये रीजन मिल जाता है हैदर अली के साथ लड़ने के लिए, ठीक है? तो यही, इससे क्या होता है, इससे भाई एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1718 से 1784 में, ठीक है? क्या होती है भाई? एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1780 से 84 तक, 1784 तक, ठीक है? अब इसमें अब इसमें जब मैं आपको मैसूर पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, एंग्लो मैसूर वॉर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो वैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ठीक है? क्योंकि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई की थी किसके साथ? हैदर अली के खिलाफ, ठीक है? तो
अब क्या होता था, हर एक मतलब वॉर के एंड में ट्रिटी होती थी, तो यहाँ पे ट्रिटी कौन सी हुई थी? ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है। इसके बारे में जब मैं मैसूर पढ़ाऊंगा तब मैं उसके बारे में, इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है। अब माधव राव के बाद कौन आते हैं? माधव राव के बाद आते हैं बाजीराव सेकंड। अब बाजीराव सेकंड कौन थे? ठीक है। अब बाजीराव सेकंड कौन थे भाई? बाजीराव सेकंड एक तो लास्ट पेशवा थे। ठीक है। एकदम सबसे ज्यादा लास्ट जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड ही थे। ठीक है। और बाजीराव सेकंड थे तुम्हारे रघुनाथ राव के बेटे। ठीक है। बाजीराव सेकंड कौन थे? रघुनाथ राव के बेटे थे। ठीक है। अब इनका जो रूल जो चलता है वो चलता है 1796 से 1818 तक। ठीक है। कहते हैं कि ये कॉवर्ड थे, मतलब ये एक तरीके से डरपोक थे। ठीक है। डरपोक क्यों थे भाई? ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि ये वेस्ले के पास गए। ठीक है। और उनसे सब्सिडरी अलायंस के लिए राजी हो गए वो। ठीक है। कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को साइन करता हूँ और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे अगेंस्ट द अदर मराठा चीफ। ठीक है। क्योंकि अब क्या था ना, मराठा चीफ सबके सब सब अलग अलग हो गए थे जनरली, क्योंकि अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। आपस में ये लोग लड़ने लग गए थे, आपस में मारने लग गए थे। ठीक है। तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था मराठा। तो ये क्या करता है, ये वेस्ले के पास जाता है। तो उसकी जो ट्रीटी थी, उसका जो एक पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस का, उसके लिए वो राजी हो जाता है। ठीक है। और बोलता है कि भाई मेरे को मराठा चीफ से तुम प्रोटेक्शन दो, मैं तुम्हारी पॉलिसी के लिए राजी हो जाता हूँ। ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में वो साइन कर देता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब वो साइन करता है तो उससे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ बेसाइन होती है 1802 में। ठीक है। जिसमें इस ट्रीटी के हिसाब से, जिसमें पुणे में उनको इंग्लिश हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है। बाजीराव सेकंड को, तो वो ऐसा करते हैं। ठीक है। तो ये बात होती है। ठीक है। बट अनदर और भी जो मराठास थे, ठीक है, वो इस ट्रीटी के खिलाफ थे एकदम। ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि यार ये ट्रीटी मतलब बाजीराव करे या क्या है। तो वो जितने भी और भी मराठा चीफ होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है। और वो वॉर छेड़ देते हैं किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है 1803 से 1805 तक। ठीक है। अब इसमें कई सारे मराठा चीफ्स थे। ठीक है। जैसे भोसले थे, सिंधियास थे, होलकर्स थे, ऐसे कई सारे थे। तो सब लोग लड़ाई करते हैं इसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इसमें क्या होता है कि जो भोसले और सिंधियास होते हैं वो हार जाते हैं, बट लेकिन होलकर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब उस टाइम एक और चीज चल रही होती है, ब्रिटेन और नेपोलियन की वॉर चल रही होती है वहां पे। ठीक है। ब्रिटेन में। ठीक है। तो अब वेस्ले को वहां पे बुला लिया जाता है, क्योंकि नेपोलियन वहां पे वीक सॉरी, ब्रिटेन वहां पे वीक होते जाते हैं नेपोलियन के खिलाफ। ठीक है। तो वेस्ले को वो लोग वहां पे बुला लेते हैं। तो अब फिर वेस्ले के पास और कोई रास्ता नहीं होता है कि वो होलकर को अब दोबारा से हरा सके। तो वो क्या करता है, वो वैसा ट्रीटी करता है। ठीक है। उस ट्रीटी को बोलते हैं क्या? ट्रीटी रायगढ़। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ रायगढ़। किसके साथ? होलकर्स। और उनसे बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी तुम्हारी सारी की सारी टेरिटरी आपको दे देता हूँ और हम लोग पीस रखते हैं बीच में। तो होलकर्स के साथ वो ऐसा करें। ठीक है। अब क्या होता है, जब क्या होता है ना कि अब मराठा की बस होलकर्स की बस जितनी भी थी टेरिटरी वो होलकर्स के पास थी। पर लेकिन सिंधियास की और भी जो और जगह थी वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो अब मराठा सोचते हैं, होलकर सोचते हैं कि यार हम एक बार तो हरा चुके हैं, हम दोबारा लड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी मराठा होते हैं वो लड़ाई करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दोबारा से, मतलब थर्ड टाइम। तो उसका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बोलते हैं, जो कि 1816 से 1819 के बीच में होती है। ठीक है। और ये लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट होता है मराठा का टू रिकवर द टेरिटरी विच दे लॉस्ट इन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। जो भी सिंधिया और भोसले वाली जितनी भी थी टेरिटरी थी वो सारी ले चुके थे। अब वो ये एक तरीके से उनका लास्ट अटेम्प्ट है कि वो ले लेते हैं सारी, मतलब लेना चाहते थे सारी जमीन। इसलिए वो अटैक कर देते हैं किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड हास्टिंग का टाइम होता है। ठीक है। अब लॉर्ड हास्टिंग का टाइम होता है, अब ये जब लड़ाई होती है इसमें मराठा हार जाती है। ठीक है। अब लॉर्ड हास्टिंग क्या करता है भाई, ये पेशवाशिप की जो एक वो थी ना पोस्ट, उसको ही अबॉलिश कर देता है। कहता है भाई अब यहाँ पे कोई पेशवा ईशवा नहीं रहेगा। ठीक है। और मराठा प्राइड जो है एक तरीके से हर्ट हो जाती है, मतलब उनकी प्राइड ही यही थी, मतलब उनका सम्मान ही यही था कि पेशवाशिप
ठीक है? तो एक तरीके से उनकी जो मराठा की प्राइड था वो हर्ट हो जाती है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है? अब वो क्या करती है, मराठा प्राइड को सैटिस्फाई करने के लिए एक छोटा-सा किंगडम मराठा को दे देती है। उस किंगडम को बोलते हैं सतारा, ठीक है? तो सतारा का किंगडम मराठा को दे देती है, भई तुम यहाँ पे राज करो, ठीक है? अब क्या होता है, जो बाजीराव सेकंड होते हैं, उनको वो एक्साइल कर देते हैं, कहाँ पे? बिथुर में, ठीक है? बिथुर कहाँ पर है? भई ये कानपुर के पास है यूपी में, ठीक है? और उनको बस पेंशन देते हैं, ठीक है? पेंशन पे रखते हैं, एक तरीके से हाउस अरेस्ट में रखते हैं बिथुर पे और पेंशन देते हैं। फिर क्या होता है, बाजीराव सेकंड का एक एडॉप्टेड सन होता है, उनका नाम क्या होता है? दोंदू पंत, ठीक है? अब बाजीराव सेकंड क्या चाहते थे कि भाई इसको भी पेंशन मिले, ये भी अच्छे से रहे, ठीक है? पर ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज कर देती है, भाई मैं पेंशन नहीं दूंगा, ठीक है? तुम्हें दे दी बहुत है, तुम्हारे बेटे को, एडॉप्टेड सन को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है? तो क्या करता है, जो दुदू पंत होता है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लेता है, ठीक है? अब पार्ट लेने के बाद जब ये लोग सप्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भाग जाता है, कहाँ पे? वो नेपाल चला जाता है और उसके बाद आज तक कभी उसका कोई नाम नहीं सुना, ठीक है? दूदू पंत का। तो वो नेपाल चले जाते हैं और उनके बाद उनके बारे में कुछ नहीं पता और यहाँ पे आके मराठा किंगडम खत्म हो जाता है, ठीक है? और ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीटली राज चलना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, आज ये मराठा किंगडम खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करिए, ठीक है? मुझे आप मेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कोई भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, मैं 24 आवर में आपको रिप्लाई करूंगा, विद इन 24 आवर। सो गाइज, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज यार। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।